में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष समसमय की भारतीय शिक्षा का एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा का विकास हुई चरणबद्ध तरीके से। इसमें कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत बताए। मैं बता रही हूँ वो है वैज्ञानिक डॉक्टर V.S. वर्मा के द्वारा। ठीक है, इसमें कुल 4 काल के अंदर ब्रिटिश के समय भारतीय शिक्षा पर क्या ध्यान दिया गया या किस प्रकार उसको प्रगति के रूप में दिया गया वो बातें बताएंगे। तो जब 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद में 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है, तो दोनों युद्धों की विजय के बाद अंग्रेज बंगाल पर पूर्णतः अपना अधिकार कर लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में स्थापित हो जाते हैं। तो पहला हमारा जो चरण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित ही है। तो प्रथम का चरण हम देखें तो प्रथम काल ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा नीति, इसकी यही पहला इनका चरण है। इसमें क्या होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित तो हो जाती है लेकिन इनके सामने एक बड़ी समस्या आती है भाषा को लेकर। ईस्ट इंडिया अंग्रेजों की भाषा अलग थी और भारतीयों की अलग है, तो दोनों के बीच में व्यापार संबंध करे तो भी समस्या, और अगर इनके प्रति कोई विद्रोह भी हो रहा हो तो भी समझने में दिक्कत हो। तो इन्होंने क्या सोचा अंग्रेजों ने कि कोई ऐसी नीति अपनाई जाए या कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू की जाए जिसमें भाषा का ज्ञान हो, ताकि हम उसकी भाषा से परिचित हो सके, वो हमारी भाषा से परिचित हो सके, ताकि आपस में हम व्यापार करें या कहीं विद्रोह वगैरह हो तो उसकी सूचना हमें प्राप्त हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला चरण देखते हैं या पहला चरण देखते हैं। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा नीति के लिए जो कार्य किया है वो आपको मैं बताती हूँ। तो क्या करते हैं, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है तो भारतीयों को खुश करने के लिए सबसे पहले 1781 ईस्वी के अंदर मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, कलकत्ता के अंदर मदरसा विद्यालय खोलते हैं। मदरसा विद्यालय की स्थापना की किसने की है, उसी समय था वान हेस्टिंग, उसी समय गवर्नर था। उसी ने ही 1781 ईस्वी के अंदर कलकत्ता में मुसलमानों को खुश करने के लिए मदरसा विद्यालय की स्थापना की, और आगे 1791 ईस्वी के अंदर हिंदुओं को खुश करने के लिए बनारस में संस्कृत महाविद्यालय में सहयोग दिया। तो ये दोनों कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए ताकि भारतीयों को इस चीज से प्रसन्न किया जाए। तो उस वालों के लिए मदरसा का आविष्कार कर दिया, मदरसा विद्यालय खोल दिया गया, और हिंदुओं के लिए जो बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा था उसके अंदर सहयोग दिया गया। और आगे ये एक आज्ञा पत्र जारी करते हैं 1793 ईस्वी के अंदर आज्ञा पत्र जारी किया गया। उसके अंदर शिक्षा को लेकर था, इसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा इसमें नीति के तहत दिया गया था। ठीक है, अब हम अगर इसी का दूसरा काल देखें या दूसरा चरण देखें तो दूसरे चरण के अंदर क्या होता है, द्वितीय काल के अंदर 1813 ईस्वी के अंदर, ध्यान में रखना, 1813 ईस्वी के अंदर आज्ञा पत्र जारी करते हैं, और इसमें जो 1793 ईस्वी में किया था उसी का नवीनीकरण किया गया था। 1813 ईस्वी के अंदर जो किया गया था
तो 1793 में आज्ञा पत्र जारी किया गया था प्रथम चरण के अंदर, उसी का ही नवीनीकरण किया गया है। और इसमें मुख्य बात क्या थी, इसमें 1 लाख का बजट पारित किया था, बजट पारित किया। लेकिन इसमें क्या कहा, बजट तो 1 लाख का पारित कर दिया, लेकिन बजट का कहाँ का आय व्यय किया जाएगा ये इसमें प्रारूप में कोई विवरण नहीं दिया गया था। तो इसी को लेकर काफी समय तक बहस भी चली। और फिर बाद में एक दूसरी बात हो गई कि कौन सी भाषा के तहत शिक्षा दी जाएगी। 2 भाग बन गए, एक तो प्राच्य और दूसरा था वो था पाश्चात्य, मतलब आधुनिक भाषा अंग्रेजी, या प्राचीन मतलब लौकिक भाषा जो देसी भाषा है, उसमें से कौन सी भाषा के अंदर शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। तो ये दोनों में काफी समय तक बहस चलती रही। 1813 से लेकर 1850 तक ये इसी टॉपिक पर इसी का काल कहा जाता है पाश्चात्य, प्राच्य पाश्चात्य सभ्यता का काल कहा गया है। तो इसमें आखिरकार पाश्चात्य सभ्यता मतलब अंग्रेजी को ही प्रावधान मिला गया या इसी शिक्षा को देने का निर्णय किया गया। ठीक है, आगे इसके बाद में आते हैं द्वितीय चरण के अंदर है ये बात। तो द्वितीय चरण में मेटकोल आते हैं और वो भी एक आज्ञा पत्र या विवरण पत्र बोल सकते हो आप। तो 8 फरवरी 1835 ईस्वी के अंदर एक अध्यक्षा होती है निकाल में, वही नाम उसको दिया गया था मेटकोल विवरण पत्र, विवरण पत्र इसने जारी किया गया। इस पत्र में क्या कहा, जो मेटकोल थे उन्होंने जो भारतीय साहित्य और संस्कृति थी उसकी खूब आलोचना की और इसकी निंदा भी जगह जगह की गई और मजाक उड़ाया गया। तो जो मेटकोल के द्वारा ये 8 फरवरी 1835 के अंदर विवरण पत्र तैयार किया गया था, उसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा या पाश्चात्य भाषा का ही विशेष जोर दिया गया था। वो जो भारतीय या देसी भाषा थी उनका मजाक या आलोचना की गई थी। और इसके बाद में एक इनके द्वारा ही एक सिद्धांत लाया गया अधोगति सिद्धांत। उसमें क्या बात की गई, इस सिद्धांत के तहत बात की गई कि सभी भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो कुछ विशेष जो उच्च वर्ग के थे उनको ये शिक्षा दी जाएगी, उच्च वर्गों को, और उच्च वर्गों के लिए ही उच्च वर्ग को शिक्षा दे देंगे। जैसे उच्च वर्गों को शिक्षा दे देंगे और उच्च वर्ग वाले क्या करेंगे, निम्न वर्ग को शिक्षा देंगे, निम्न वर्ग को शिक्षा देंगे। ठीक है, तो पहले उच्च वर्ग को, तो इसमें अधोनीति के सिद्धांत में जब बात की गई कि उच्च वर्ग के जो भारतीय हैं उनको हम शिक्षा दे देंगे, ब्रिटिश वाले मतलब आधुनिक शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा दे देंगे, और यही फिर बाद में छन छन के रूप में या धीरे धीरे जो भारतीय के निम्न वर्ग है उनको शिक्षा दे दी जाएगी। लेकिन ये सिद्धांत कामयाब नहीं हुआ। कारण क्या रहा, जो उच्च वर्ग के थे उनको तो शिक्षा प्राप्त हो गई और ये उच्च सरकारी पदों पर आसीन भी हो गए, लेकिन इन्होंने जो निम्न वर्ग के भारतीय थे उनको शिक्षित नहीं किया या उनको पाश्चात्य शिक्षा नहीं दिलाई। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत था वो आगे नहीं बढ़ा। तो यहाँ दूसरा चरण हो गया। अगर हम देखें अगला तीसरा, तीसरा चरण हम देखें तो द्वितीय चरण के अंदर वुड नाम के वुड पत्र घोषणा एक की जाती है, उसकी अध्यक्षता के अंदर मुख्य रूप से आप उसको ध्यान में रखना, वुड घोषणा पत्र। तो वुड घोषणा पत्र कब जारी किया गया, 1854 ईस्वी के अंदर। ठीक है, वुड की
अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उसी के अंदर जो घोषणा की गई उसी को वुड घोषणा पत्र के नाम से जाना गया था। और इसको महाधिकार पत्र, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ध्यान में रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा कहा गया है। तो ये पूछ जाता है कि कौन से घोषणा पत्र को मेग्ना कार्टा कहा गया, तो किसको कहा गया, वुड घोषणा पत्र को। अब इसके अंदर घोषणाएं क्या होती है, जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर विशेष जोर दिया जाए, और एक जो स्त्री शिक्षा है उस पर जोर दिया जाए, मुस्लिम शिक्षा पर जोर दिया जाए, और एक शिक्षा क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जाए। लेकिन इस पर मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर दिया गया था। और विश्वविद्यालय के अंदर ही जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या प्रारूप होगा, जो लंदन के विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसी प्रकार की, जैसे कलकत्ता, मुंबई यहाँ विश्वविद्यालय बनाए गए थे, उस विश्वविद्यालय में उस प्रकार की पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाएगी जो लंदन के अंदर शिक्षा दी जाती है। तो ये इसके अंदर प्रावधान रखाया गया था वुड घोषणा पत्र के तहत। इसके बाद में हम अगले चरण की ओर चलते हैं। चौथे चरण के अंदर तो चतुर्थ चरण की हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले हंटर कमीशन आता है। तो हंटर कमीशन कब आता है, 1882 ईस्वी में, ठीक है। तो एक हंटर की मीटिंग या समिति होती है, उसी के अंदर हंटर कमीशन बनाया जाता है 1882 के अंदर, ठीक है। तो इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, उसमें से 7 भारतीय होते हैं। और इनके कई उद्देश्य थे। मुख्य रूप से हंटर कमीशन क्यों लाया गया, जो वुड पत्र घोषणा थी उसकी समीक्षा करना, उसने क्या क्या शिक्षा के प्रारूप में बनाया है, तैयार किया है, कहाँ तक वो चली है, वो सब की जानकारी लेना किसका कार्य था, हंटर कमीशन का। तो एक साल बाद 1882 में आया और 1883 ईस्वी के अंदर इसने 174 पेज का लंबा प्रावधान सरकार को सौंपा और उसके अंदर वो अलग अलग इसने कमियां या बताई कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो इसने कहा सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए, स्त्री शिक्षा पर दो, मुस्लिम शिक्षा का और शिक्षा क्रमबद्ध से बनाई जाए, जैसे प्राथमिक, फिर मिडिल, फिर माध्यमिक, फिर हाई, फिर स्कूल कॉलेज एजुकेशन, इस प्रकार का क्रमबद्ध चलाया जाए। यानी कि सीधा ही आपको कॉलेज में आगे नीचे वाले नहीं, तो नीचे से पेज तैयार करना जरूरी, तो नीचे प्राइमरी से शुरू करना इसका प्रारूप जरूरी था। और इसका हम देखें तो 82 के बाद में 83 में इसने सौंपा और इनके मुख्य उद्देश्य, लेकिन इसके उद्देश्य पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाए। और उसके बाद में इसी चरण के अंदर आगे आता है विश्वविद्यालय आयोग। ये लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया या लाया गया विश्वविद्यालय आयोग। इसके मुख्य रूप से विश्वविद्यालय में कहा गया अध्ययन और शोध का कार्य, ठीक है, अध्ययन और शोध का कार्य हो। और इसे अध्ययन और शोध के कार्य के तहत अच्छे गुणवान विद्वान अध्यापक की आवश्यकता हो, ऐसा अध्यापक की व्यवस्था की जाए ताकि अच्छी प्रकार से किसी वस्तु पर जिस पर शोध कर रहे वो पूर्ण रूप से किया जाए। और दूसरी बात इसके अंदर क्या की गई, कम से कम 50 सदस्य हो और ज्यादा से ज्यादा 100, ये बात इसके अंदर कर्जन के द्वारा जो बनाया गया था आयोग उसमें ये बातें की गई थी। आगे हम देखें इसी चरण के अंदर तो गोखले भी पारित होता है। गोखले बिल, ये गोखले बिल कब पारित होता है, 1907 ईस्वी के अंदर। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे राष्ट्रीय नेता,
अच्छे शिक्षित थे, अच्छे वक्ता थे, उन्होंने एक बिल पारित किया था। क्या था? प्राथमिक शिक्षा बच्चों को जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा, और दूसरी बात ये शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रूप से दे दी जाए, अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से की जाए। ठीक है, तो ये इनका प्रावधान था और इसने तर्क के साथ ये दिया था, तो ब्रिटिश सरकार को इसको मानना भी पड़ा था। तो ये था गोखले बिल जो 1907 में पारित किया गया था, जिसमें मुख्य उद्देश्य, मुख्य बात क्या थी? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क कर दी जाए, और इसको पारित भी करना पड़ा था क्योंकि गोखले जी ने विशेष तर्क और उदाहरणों के साथ इसको प्रस्तुत किया था। इसी के आगे हम देखें तो कलकत्ता अधिवेशन आता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अंदर जो विश्वविद्यालय थे उसकी जो शिक्षा है तकनीकी वो किस प्रकार की प्रगति कर रही है, इस पर विशेष जोर दिया गया था। उसकी जांच के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय बिठाया गया था, आयोग बनाया गया था। जो विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन करवाया जा रहा है, शोध का, अध्ययन का, वो सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, मुख्य रूप से इसी का यही आरोप था। इसके बाद में आता है हार्टोंग अधिवेशन। इसमें क्या होता है? हार्टोंग अधिवेशन के अंदर जितने भी एजुकेशन के बनाए गए थे, प्राथमिक, मीडियम, उच्च माध्यमिक या विश्वविद्यालय, सब में इसका निगरानी या निरीक्षण करें। इसके लिए ये पारित किया गया। मुख्य रूप से विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा का समावेश किस प्रकार किया जा सके, इसके लिए ये अधिवेशन तैयार किया गया था, और हार्टोग की अध्यक्षता में ये अधिवेशन बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1917 के अंदर, ध्यान रखना, 1917 के अंदर ये अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो माध्यमिक के और विश्वविद्यालय थे उसके समावेश का जानकारी ले सके। इसके बाद में गांधी जी के द्वारा वृद्धा एक आश्रम के द्वारा जो हरिजन की एक बुक थी उसमें लिखा हुआ था, उसके द्वारा भी चलाया गया था, और उसमें मुख्य रूप से क्या था? जो हाथ से बनी वस्तु उसका उपयोग करें, मातृभूमि से संबंधित और देसी जो विषय थे उस पर अध्ययन करें या अध्यापन करवाएं। ठीक है, एंड में एक गुड का भी घोषणा पत्र और आता है, अवार्ड और गुड का घोषणा पत्र दोनों का साथ में आता है। उसके अंदर भी यही बात की गई थी, जो विश्वविद्यालय जो तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं, अध्ययन कार्य